बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी नेम हमारे हिस्से में क्या। उफ़, ये बीबी जी भी ना बेमौसम के बादलों की तरह जब मर्जी गरजना शुरू कर देती हैं। अरीज जो कब से तकिया कानों में घुसेड़ कर सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी, थक हार कर अपनी बीजी की शान में कसीदा गोई करती उठ गई। सारा गुस्सा तकिया ज़मीन पर पटक कर निकाला और मैदान जंग की तरफ चल पड़ी। दोपहर के 3 बज रहे थे। वैसे तो इस वक्त सबको अपने अपने कमरों में आराम करना चाहिए, मगर बीजी के होते हुए तो ये सब एक हसीन ख्वाब ही हो सकता है, क्योंकि बीजी जब चाहे जहाँ चाहे दरबार लगा लेती और मजलूम रियाया सर झुकाए हाज़िर होती। इस वक्त इतनी सख्त गर्मी में नोमी और अम्मी बीजी के सामने इतने बेबस खड़े थे जैसे कर्ज लेने वाला कर्ज दहंदा के सामने। उफ़, जितनी गर्मी है! अगर इन तीनों के सरों पे इस जामन के पेड़ का साया ना होता तो शायद अब तक ये तीनों वजूद सूरज की हरारत से पिघल कर पसीने की सूरत बह गए होते। अरीज बड़ी ढिठाई से ये सोचते हुए सहन में जामन के पेड़ के नीचे ही आन खड़ी हुई, जहाँ बीजी की अदालत उज़्मा में नुमान उर्फ नोमी के केस की समाअत जारी थी। अरे, तुम तो इंसान हो, अपनी भूख और प्यास दूसरों को बता सकते हो, मगर ये बेजुबान किसको बता सकता है? कहते हुए हाथ से इशारा दीवार के साथ साए में खोंटे से बंधे दुम्बे की तरफ किया, जिसमें बीजी की जान थी। पूरी दोपहर तुमने एक बार भी इसे चारा पानी डाला नहीं ना? आने दो अब्दुल शकूर को, सब बताऊंगी, जो तुम सारा दिन कानों में टूंटियां देकर गाने सुनते रहते हो। और फिर जब अब्बा घर वापस आए तो बीजी का हदायतनामा शुरू हो गया। अरे शकूर मियाँ, कुर्बानी का असल मकसद है अपनी ज़ात और अपने सुकून की नफ़ी, दूसरों के लिए, वो भी बेलौस, बिना किसी लालच के। अब्बा को मुखातिब करते हुए बीजी पूरे जोश के साथ लगी थी, जैसे किसी जलसा में तकरीर कर रही हों। हा 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 हा। और अब्बा बड़े इन्हमाक से ये तकरीर सुन रहे थे, जैसे तालिबे इल्म इंग्लिश की टीचर का लेक्चर सुन रहा हो। और अम्मी हस्बे मामूल कामों में मसरूफ़ बीजी की हर बात बहुत तवज्जो से सुनती और सारी बात सुनकर आखिर में यूं सर झटकती जैसे सुनी अनसुनी कर रही हों। और नोमी मौका से फ़रार होने की गर्ज से जल्दी जल्दी लुक में जहर मार कर रहा था। बीजी की आदत थी राई का पहाड़ बनाने की। छोटी छोटी बातों पर हंगामा करना उनका मामूल था। इसके बावजूद घर में कोई भी उनके मुकाबिल नहीं खड़ा होता था। शकूर साहब ने सारी ज़िंदगी माँ की खिदमत और फर्मा बरदारी की। उनकी बीवी अनीसा भी बहुत मुतहम्मिल मिजाज और अमन पसंद साबित हुई। बीवी ने ना कभी खुद बीजी के साथ बदतमीज़ी की, ना ही बच्चों को ऐसा करने दिया, बल्कि हमेशा बीजी की हर जायज़ और नाजायज़ मानी। हर साल ईद कुर्बान के लिए जानवर ईद से महीना पहले लाजमी आते, क्योंकि बकौल बीजी कुर्बानी का जानवर हमेशा जल्दी लाना चाहिए ताकि उसकी खिदमत का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके। असल कुर्बानी भी यही होती है और जानवर को संभालने की पूरी ज़िम्मेदारी नोमी की होती है और वो इस ज़िम्मेदारी को जी जान से निभाता, मगर बीजी फिर भी खाइफ रहती। जितनी इस जानवर की खिदमत कर सकते हो कर लो मियाँ, यही है असल कुर्बानी। कुर्बानी के जानवर की खिदमत से इनकार तो किसी को नहीं था, मगर बीजी के लबो लहजे से अक्सर नमी चिढ़ जाता। कुर्बानी के जानवर की खिदमत, हमारे हिस्से में खाली खिदमत और गोश्त सारा आपके लिए, डॉक्टर ने जो कहा होता है। नोमी इसी तरह बड़बड़ा के अपने दिल की भड़ास निकालता था। असल में बीजी ठहरी पक्की गोश्त खोर। हफ्ते में 2 बार बीजी के लिए लाजमी गोश्त पकता और मजाल है किसी और के हिस्से में एक बोटी भी आती। और ईद पर तो बीजी के वारे न्यारे हो जाते, क्योंकि ईद कुर्बान पर डॉक्टर भी तो बीजी को गोश्त खाने की ख़ास हिदायत करता। जब बीजी ईद के दिन अपनी प्लेट छोड़कर दूसरों की प्लेट से ये कहकर बोटी लेती, अरे कमबख्तो, मुझे तो सारी हड्डियाँ ही दे दी, असल बोटियाँ तो तुम लोगों की प्लेट में हैं। सिर्फ यही नहीं, कुर्बानी की सुबह ही हदायत जारी कर दी जाती, अरे शकूर मियाँ, मेरे लिए कीमा ज़रूर बनवा लेना अलग से। अरे अनीसा, एक प्लेट में चंद बोटियाँ कलेजी निकाल कर फ्रिज में रख दो, मैं फिर किसी दिन पकवा कर खा लूँगी। आज तो पेट भारी सा है, क्या पता हज़म ही ना हो। और फिर बदहज़मी के डर के बावजूद भी
گوشت سے پورا پورا انصاف ہوتا۔ بقر عید میں 8 دن رہ گئے تھے۔ بی جی کی طبیعت کچھ بوجھل تھی۔ نومی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ویسے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، دوا سے ٹھیک ہو جائیں گی، مگر احتیاط کے لیے ان کے ٹیسٹ کروا لیں۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرانے کے لیے کہا۔ اگلے دن نومی بی جی کو ٹیسٹ کرانے لے گیا، مگر جب واپس آئے تو بی جی کے ساتھ نومی بھی خاصا پریشان تھا۔ ٹیسٹ رپورٹ سے پتہ چلا بی جی کو ہیپاٹائٹس ہے۔ ڈاکٹر نے گرم چیزیں خصوصاً انڈا، دال، چنا اور گوشت کھانے سے منع کر دیا۔ بی جی اپنی بیماری کی ٹینشن لے کر ہمہ وقت چارپائی پر پڑی رہتی۔ بیچارہ دمبا میں کرتا رہتا، مگر مجال ہے جو بی جی نے کبھی پلٹ کر دیکھا ہو یا دوسروں کو خدمت کی ہدایت کی ہو۔ عید کے دن بھی بی جی اپنے کمرے میں محدود ہو گئیں۔ گھر میں گوشت پکا، نومی کی فرمائش پر کباب اور پلاؤ بھی بنا، مگر بی جی کے لیے پرہیزی کھانا کدو کا شوربہ۔ پتہ نہیں بی جی نے کیسے دل پر پتھر رکھ کر پرہیزی کھانا کھایا، اور پھر عید کے بعد بھی کئی دن تک مسلسل گھر میں گوشت پکتا رہا، مگر بی جی کے لیے وہی سبزی، اور بی جی کو چاروں ناچار وہی سبزی کھانی پڑتی۔ مہینہ بعد نومی بی جی کو دوبارہ ٹیسٹ کے لیے لیب لے کر گیا۔ بی جی کی رپورٹس بالکل کلیئر تھیں۔ نومی ہکا بکا تھا، ڈاکٹر بھی حیران تھا۔ شاید لیب والوں سے کوئی غلطی ہوئی ہو، آپ کی رپورٹس بدل گئی ہوں، بہرحال آپ کی رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں، ڈاکٹر نے بتایا تو بی جی کے تیور بدل گئے تھے۔ ان کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ خوش ہونے کے بجائے دکھی تھیں۔ بار بار انہیں یاد آ رہا تھا کہ وہ مٹن پلاؤ، وہ چانپیں، کلیجی اور پائے، اور وہ کدو کا شوربہ۔